आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी से एक बार बता दें क्या हालचाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। जल्दी से एक बार बता दें कि क्या हालचाल है आप सबके। जैसा कि आप सब जानते हैं दिवाली का माहौल है, खुशियों का माहौल है, तो उस बीच आपकी क्लास में कोई रुकावट नहीं है। क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, यानी एवरी डे यू विल लर्न समथिंग न्यू। हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको साइंस पे बायो पढ़ाती हूँ, यानी मैं आप सबका सबसे पहले स्वागत करती हूँ टेकपुर एग्जामपुर चैनल पे। आप सबका हार्दिक स्वागत है और मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। मैं आपकी बायो की क्लासेस लगातार ले रही हूँ, आपको मेरा टाइम टेबल बहुत अच्छे से पता है। तो आज भी मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आई हूँ। आशा करती हूँ कि सारे जवाब आप बहुत सही सही देंगे, बिना तुक्केबाजी के, ठीक है। सवाल दोनों लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, तो ऐसे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले परेशान ना हुआ करें। चलिए, अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब एग्जामपुर के कोर्सेज पे आपको पता है 75% का ऑफ चल रहा है। दिवाली के उपलक्ष्य में 75% का ऑफ चल रहा है बच्चों। कोई छोटा मोटा ऑफ नहीं है, 75 है, यानी एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेज है उनमें 75% का ऑफ है। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दिवाली 75, DIWALI, दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करके आप एग्जामपुर के कोर्सेज पे पूरा 75% का ऑफ पा सकते हैं। बेटा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, यानी कि जिन जिन बच्चों ने अभी कोर्स परचेज नहीं किया है वो इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 75% ऑफ एक ह्यूज डिस्काउंट है, एक ह्यूज डिस्काउंट है जो कि दोबारा आपको पता नहीं कब मिले, है ना। तो जल्दी से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाइए। सबको पता है एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन सबको चलानी आती है, ठीक है, सबके मोबाइल में होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर नहीं है तो अभी मैं उसका भी प्रोसेस बता दूंगी कि एग्जामपुर एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड किया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है बेटा। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों, आई गेस क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ये पहला प्रश्न है आपकी आंखों के सामने, क्योंकि आप लोग हिंदी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो हम हिंदी को ही प्रीफरेंस देके चलेंगे, ठीक है, हम हिंदी को ही प्रीफरेंस देंगे। यानी निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? द डिजीज विच इज रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके श्वसन तंत्र की बात की जा रही है, श्वसन तंत्र की बात की जा रही है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो रेस्पिरेशन से संबंधित होगी, ये आपको बताना है। बच्चों आप सबको पता है 3 बीमारियां आपके सामने लिखी है, डायरिया लिखी है, टीबी लिखी है, टाइफॉइड लिखी है, और लिखा है बी और सी दोनों, लिखा है बी और सी दोनों। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी बीमारी हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा डायरिया, जो कि आपको पता है ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड नहीं है। क्या डायरिया में हमें सांस लेने में तकलीफ होती है? बिल्कुल भी नहीं। डायरिया में आपके पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, लूज मोशन लग सकता है, राइट, डायरिया में उल्टियां लग सकती हैं, लेकिन आपके श्वसन तंत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइफॉइड भी आपको पता है, साल्मोनेला टाइफाई जो इसको प्रभावित करता है, आपको पता है टाइफॉइड में भी बहुत तेज बुखार आता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये कहीं से भी आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित नहीं करेगी। तो जो प्रभावित करने वाली है वो है टीबी, क्योंकि टीबी का जो मेन जो अंग हमारा प्रभावित होता है वो लंग्स है। लंग्स को हिंदी में फेफड़े कहते हैं, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि लंग्स या फेफड़े, इससे हमारा श्वसन तंत्र क्या होता है? प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे श्वसन तंत्र में रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें आ गई? आपकी नोज आ गई, है ना, आपकी नाक आएगी, है ना, आपकी नेजल कैविटी आ गई, जो आपके नोज का पार्ट है ना, आपका विंड पाइप आ गया, है ना, जो आपकी विंड पाइप हो गई। विंड पाइप जब आप नीचे जाते हैं तभी तो यहाँ पे ऐसे दो आपको लंग्स, फेफड़े दिखेंगे, है ना, फेफड़े दिखेंगे। फेफड़े में ही ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल सारी चीजें हैं, और इन्हीं फेफड़े में आपकी गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यानी कि टीबी जो है वो एक श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी होगी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अगला चलते हैं,
पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो पत्ती है उसमें गैसों का आदान प्रदान, यानी जितनी गैस है उनका आदान प्रदान कहाँ होगा? शिरा में, रंध्र में, मध्यशिरा में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दें, जल्दी से रिप्लाई कर दें कि क्या होगा? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ रिप्लाई होगा? अगर हम बात करें लीफ की, तो गैशियस एक्सचेंज कहाँ होंगे? गैशियस एक्सचेंज आपके स्टोमाटा में होंगे। किसमें होंगे? स्टोमाटा में होंगे। स्टोमाटा, इसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र, हिंदी में बोलते हैं रंध्र, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमाटा। जो कि पत्ती की, ये आपकी पत्ती है, ये आपकी एक प्यारी सी सुंदर सी लीफ है, ठीक है। लीफ में यानी अपर और लोअर सरफेस में ये पाया जाता है, ये पत्ती के निचले और ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि रंध्र इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि बताएं, यानी हाइड्रा की बात की गई है, हाइड्रिला की नहीं। हाइड्रा में आपको रिप्रोडक्शन, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बताना है, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बताना है। जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन जल्दी से बेटा बताएं, प्रजनन की विधि इन हाइड्रा। आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता है, जल्दी से बता दें क्या होगा हाइड्रा में? हाइड्रा में रिप्रोडक्शन पूछा गया है ना? हाइड्रा में रिप्रोडक्शन पूछा गया है, तो आप सबको बच्चों पता है, 4 ऑप्शन लिखे हैं, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासन, मुकुलन एंड विखंडन। तो हाइड्रा में कैसे होगा? हाइड्रा में कैसे होगा? हाइड्रा आपने बडिंग प्रोसेस में पढ़ा है ना? बडिंग प्रोसेस में पढ़ा है, राइट? बिल्कुल, यानी बडिंग होती है, जिसको हम हाइड्रा में प्रजनन की बात करें तो वहां पे क्या है आपको पता है, ये बडिंग प्रोसेस होती है। बडिंग और किसी में भी होती है, अगर आपको पता हो, बडिंग जो है वो और किसी में भी होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? मुकुलन होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार बता दें, मुकुलन होगा। बिल्कुल, आशा करते हैं आपको क्लास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और क्लास से बने रहना है अंत तक, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप क्लास से हटेंगे तो आप ही का लॉस होगा, ठीक है। चलो, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? जल्दी से बता दें, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा? ब्लड क्लॉटिंग सबको पता है, हाँ जी सबको पता है ब्लड क्लॉटिंग। जल्दी से बता दें, रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चे कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करेगा? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं? क्या ऑप्शन होगा? आपको पता है जो करेक्ट आंसर है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होगा, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए होगा, वो प्लेटलेट्स होंगी, है ना। आपने जो ब्लड है, ब्लड को हम क्या कहते हैं? ब्लड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्त, है ना। रक्त के 3 पार्ट आपने पढ़ रखे हैं, एक आपने लाल रक्त कणिकाएं पढ़ा है ना, लाल रक्त कणिकाएं आपने पढ़ रखा है, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। और दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, क्लियर है। और तीसरा आपका हो गया प्लेटलेट्स, तीसरा आपका हो गया प्लेटलेट्स, क्लियर है। तो ये 3 है, ये 3 है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, क्लियर है। तो ये ब्लड के पार्ट होते हैं, और आंसर हो गया प्लेटलेट्स, करेक्ट। इनमें स्वपोषी कौन है? स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है प्यारे बच्चों, और परपोषी होता है ना। स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक, इनको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक, है ना, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक हम जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ऑटो मतलब स्वयं, है ना, ऑटो मतलब स्वयं, यानी स्वपोषी। स्वपोषी कौन हुए? हरे पौधे हुए।
स्वपोषी कौन हुए? हरे पौधे हुए। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी स्वपोषी कौन होगा बता लोगे? वेरी गुड, यानी क्लियर है, हरे पौधे होंगे स्वपोषी। चलो, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। यानी अगर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाए, फोटोसिंथेसिस जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना? हम हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी गुड। तो आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सूर्य की उपस्थिति में होती है। यानी सूर्य की उपस्थिति में जो प्लांट है, जो एक पॉट में प्लांट है, ये प्लांट है आपका, सूर्य की उपस्थिति में जो प्लांट है वो क्या करता है? अपना खाना बनाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यही होता है। यानी सन की प्रेजेंस में प्लांट क्या करेंगे? अपना खाना बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यानी कि अब आपको ये क्लियर है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्लांट क्या करेंगे? प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि इससे बनेगा क्या? प्रोटीन बनता है, वसा बनता है एक मिनट, प्रोटीन बनता है, वसा बनता है, प्रोटीन बनता है कि वसा बनता है, क्या बनता है? जल्दी से बताएं। कि कार्बोहाइड्रेट बनता है। कौन बच्चा मुझे बताएगा? जल्दी से बता दो क्या चीज बनेगी। जल्दी से इसका रिस्पॉन्स करो कि क्या बनेगा। सबको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगर रिएक्शन पता होगी यानी इसे बनाते हैं, अगर रिएक्शन पता होगी तो बहुत आसानी से बता ले जाओगे, बहुत आसानी से बता ले जाओगे। ठीक है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में यानी CO2 और वाटर की प्रेजेंस में यानी H2O की प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनेगा प्लस क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगी। यही तो होता है। क्यों बच्चों? अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें हम बैलेंस भी कर सकते हैं। 6-6 लगा लो, है ना? अगर हमें बैलेंस करना है 6-6 लगा लो तो 6 O2 निकल जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन। यानी ये एक क्या है? रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिएक्शन तो आप सब समझ रहे होंगे। 6CO2 6H2O प्लस क्या निकला? ग्लूकोज निकला और ऑक्सीजन निकला। इसका मीनिंग होता है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्या बना? ग्लूकोज बना। पूछ रहा है ना किसे बनाते हैं? ग्लूकोज को बनाते हैं। अब आप सोचेंगे मैम इसमें ग्लूकोज तो ऑप्शन है ही नहीं। मैम फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में बन तो रहा है ग्लूकोज लेकिन ऑप्शन तो ग्लूकोज है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज ही एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। क्यों बच्चों? अगर आपको पता हो तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 में डिवाइडेड है ना? एक है मोनोसेक्राइड, ध्यान से पढ़िएगा, एक है मोनोसेक्राइड, एक है पॉलीसेक्रियाइड, एक है डाइसाइक्रियाइड, है ना? तो यानी कि मोनोसेक्रियाइड, डाइसेक्रियाइड, पॉलीसेक्रियाइड, ये 3 है। अब जो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, जो हमने ग्लूकोज रिएक्शन में बनाया जिसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके अंदर आएगा? मोनोसेक्रियाइड के अंदर आएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसेक्रिहाइड। यानी कि ये किसका पार्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। वेरी गुड मैम। चलो अगला पहुंचते हैं। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? आमाशय के पिछले भाग के बारे में बात की गई है। आमाशय के भी भाग होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन के भाग होते हैं, हमारे कंकाल तंत्र के भाग होते हैं, ऐसे ही हमारे अमाशय के भी भाग हैं। आपको पिछला भाग बताना है। मेनली 3 भाग हैं। सबसे पिछला भाग आपको बताना है, जल्दी बता दे। पिछला भाग, 3 भाग है, पिछला भाग बताना है जो आई थिंक स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कनेक्ट होगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कनेक्ट होगा, छोटी आंत से कनेक्ट होगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आमाशय का पिछला भाग कौन बच्चा मुझे बताएगा? वेरी गुड, कौन बच्चा मुझे बताएगा? जल्दी से एक बार बता दे, कौन बच्चा मुझे बताएगा? हाँ जी, ठीक है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक यही है, एक छेद टाइप का, एक छिद्र टाइप का, जो इसके पिछले भाग में स्थित है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। चलो, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषण का अंग कहते हैं? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, इसको अंग बोलेंगे, लीफ को बोलेंगे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टोमेटा को बोलेंगे कि रूट को बोलेंगे? किसको बोलेंगे बच्चों? प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का भाग बताना है, फोटोसिंथेसिस का भाग बताना है। जल्दी से बता दे, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषण का भाग बोलेंगे? हरित लवक, पत्ती, स्टोमेटा या जड़? क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या होगा? क्या इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम पढ़ चुके हैं, हमने सेल के ऑर्गेनलीज में भी पढ़ रखा है प्यारे बच्चों। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। क्यों प्यारे बच्चों? है ना, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होती है क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं, है ना, हरित लवक कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड्स, ये सब यहीं पे है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हरित लवक। बच्चों, आप सबको जान के बेहद खुशी होगी, जो भी बच्चे मुझसे अभी कनेक्टेड हैं उनको जान के बेहद खुशी होगी कि एग्जाम पूरा आपके लिए लाया है पूरे 75% का ऑफ, पूरे 75% का ऑफ मिल रहा है सारे कोर्सेज पे। तो देर किस बात की, जल्दी से अगर आपने अपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा, और मिल भी जाए तो हो सकता है बहुत लेट हो जाए, क्योंकि ऑफर के इंतजार में तो आपको बैठना नहीं है। अगर ऑफर अभी आया है तो जल्दी से कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लो, क्योंकि इससे ये होगा बेटा कि आपके दिन नहीं खराब होंगे, है ना, क्योंकि आपकी पहले भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, अब और आगे की क्लासेस ना छूटे उसके लिए, लाइव आने के लिए आप इस कोर्स को ले लीजिए। क्योंकि होगा क्या, अगर आप अभी ये कोर्स नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन ही देखने को मिलेंगे जब आप लेट में कोर्स लेंगे। अभी तो कुछ क्लासेस हुई हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं और मुझसे लाइव डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जूम्ड आउट सेशन भी रखेंगे। लेकिन अगर आप बहुत लेट कर देंगे तो आपको सिर्फ मेरे रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। इसीलिए देर ना करें, अगर आपने अभी तक डीआरडीओ बैच को परचेज नहीं किया है तो फटाक से अपने आप को एनरोल करा ले, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, एग्जाम पूरा आपके लिए मौका लाया है और इस मौके को हाथ से ना जाने दे प्यारे बच्चों, आप ही के लिए तो ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये यानी मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते? हम किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? हम जो है वो किसका पाचन नहीं कर सकते, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में हम किसका पाचन नहीं कर सकते। डाइजेशन, पाचन मतलब डाइजेशन, हम किसका डाइजेशन नहीं कर सकते? हम क्या प्रोटीन नहीं पचा सकते? क्या हम वसा नहीं पचा सकते? क्या हम सेल्यूलोज नहीं पचा सकते? या हम इन सबको नहीं पचा सकते? यानी डाइजेशन की बात की जा रही है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोग सेल्यूलोज नहीं पचा सकते, क्योंकि इसको पचाने वाला जो एंजाइम है, जो एंजाइम है, एंजाइम को हिंदी में एंजाइम ही लिखेंगे। ठीक है, जो इसको पचाने वाला एंजाइम है वो हमारे पास है ही नहीं, वो हमारे पास है ही नहीं। वो किसके पास है? रूमिनेंट एनिमल्स, यानी गाय और बकरी, इन सबको घास खाते देखा है? क्या हम घास खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्या है, सेलुलोज हम नहीं पचा सकते, हमारे पास सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं है। अगला, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन फॉर ब्रेन हैमरेज, आपको मेन रीजन पता लगाना है कि जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आपका मस्तिष्क काम करना जब बंद कर देता है तो क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? यानी हाइपोटेंशन या हृदयघात या हाइपरटेंशन या पक्षाघात, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएं, क्या आंसर होगा? जल्दी से इसका रिप्लाई दे दे,
जल्दी से इसका रिप्लाई दे दे, क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, यानी जो हाइपर टेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है ना, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कारण होता है ब्रेन हेमरेज का, हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? परजीवी मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट है ना, किसी पे डिपेंडेंट है, जल्दी से बताएं परजीवी पादप कौन सा होता है, जल्दी से बता दें। परजीवी पादप के बारे में बताना है और बहुत तेजी से रिप्लाई आ जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। परजीवी बहुत सारे टाइप के पोषण होते हैं, स्वपोषी होता है, परपोषी होता है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, देख सकते हैं। एक है बैक्टीरिया, एक है कस्क्यूटा, एक है विषाणु और एक है कवक। तो क्या रिप्लाई होगा? कस्क्यूटा रिप्लाई होगा, कस्क्यूटा, क्योंकि ये किसी पे अपना बेस बना के बढ़ता रहता है आगे, है ना। यानी कि कस्क्यूटा जो है वो एक परजीवी पादप है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बता दे प्यारे बच्चे, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? बहुत जल्दी से रिप्लाई आ जाना चाहिए कि किसके द्वारा हम पंप करेंगे। हाँ जी, जल्दी से बताएं। जल्दी से बचा दे, बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। यानी मैं हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करने की बात कर रही हूँ, तो वो किससे होगा? आलिंदो द्वारा होगा, ठीक है। क्योंकि हार्ट है, हार्ट बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा आपके हार्ट पे डिपेंडेंट है, हृदय पे डिपेंडेंट है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो भी आपकी ब्लड की पंपिंग वगैरह जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट पे डिपेंडेंट होता है। अब हार्ट के पास होता है या तो आर्टरी या तो वेन, है ना, आर्टरी या वेन, ये दोनों चीजें हैं जो मेनली काम करती हैं। आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड को क्या करना? भेजने का, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि अगला प्रश्न करते हैं। जनन संचारित रोग है, ऐसा कौन सा रोग है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कह सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन कह सकते हैं। क्यों बच्चों? इसको हम एक्चुअल में बोल सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ऐसा कौन सा रोग है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन कहलाएगा? जल्दी से बताएं, ऐसा कौन सा रोग है? सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है या सारे? जल्दी बता दे। जनन संचारित रोग, सिफिलिस होगा, एड्स होगा, गोनोरिया होगा या सारे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बता दे, कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, अगर मैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन की बात करूं, अगर मैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन की बात करूं, तो आप सबको पता है ये सारे ही कैसे हैं? ये सारे ही जनन संचारित रोग हैं, यानी ये सारे ही जनन संचारित रोग है। अगर सिफिलिस हुआ तो ये भी है। एड्स आपको पता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स जो है एचआईवी, एचआईवी जिसको बोलते हैं, ये वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है। गोनोरिया भी एक टाइप का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी ये सारे ही करेक्ट आंसर होंगे। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? एक फ्लावर का सबसे बाहरी भाग की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। हम आपको एक सुंदर सा फ्लावर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, मे बी आपको समझ में आए। एक फ्लावर बनाने की कोशिश की जा सकती है, क्यों प्यारे बच्चों? बिल्कुल कोशिश की जा सकती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। और वैसे भी ये तो आना ही चाहिए। आप जल्दी से हमें रिप्लाई दीजिए कि क्या होगा, जल्दी से हमें रिप्लाई दीजिए कि क्या होगा। अगर मैं फ्लावर की बात करूं, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो क्या होगा, कौन सा वाला आंसर सही होगा? जल्दी से बता दें, ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कर दें कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, कोई भी फ्लावर हमने एक नॉर्मल बना दिया है, जिसके अंदर मैं आपको एक बस ये बताना चाहती हूँ
कि किस तरीके से ओव्यूल्स लगे होते हैं, है ना, किस तरीके से ओव्यूल्स लगे होते हैं, किस तरीके से स्टेमिन्स का सीक्वेंस होता है, यानी स्टेमिन्स भी तो लगे होते हैं, मेल फीमेल दोनों पार्ट। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, एक रफली डायग्राम बनाया है, कोशिश की है समझाने की, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यानी अब ध्यान से इस फ्लावर को देखिए, इस फ्लावर को ध्यान से देखिए, तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो पार्ट होगा ये कैलिक्स कहलाता है, ठीक है, ये कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। ये भाग जो है ये कोरोला कहलाता है, कोरोला कहलाता है। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये फीमेल पार्ट है, फीमेल को हम ऐसे दिखा दें, और ये मेल पार्ट है यानी ऐसे, यानी ये गाइनोशियम है और ये एंड्रोशियम है। 4 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। सबसे बाहरी भाग की बात की गई है, सबसे बाहरी भाग की बात की है। सबसे बाहर कौन है? कोरोला है तुम्हारा, वाहे दलपुंज, वाहे दलपुंज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, वाहे दलपुंज आंसर सही होगा। तो एक फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसकी हिंदी देख लेना, पहला है कैर्लिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोशियम, और चौथा है गाइनोशियम, ठीक है। ये 4 पार्ट है, कैर्लिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है मेरे बच्चों? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन है। आपको पता है जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर है, जैसे ह्यूमन बॉडी में है, वैसे प्लांट में भी पाए जाते हैं। प्लांट में भी कुछ हार्मोन पाए जाते हैं। वो कुछ हार्मोन के जो नाम है वो जैसे है साइटोकाइनिन, 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 ये एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन ये एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ये भी एक प्लांट हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड, ये भी एक प्लांट हार्मोन है। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट दैट इज योर एथाइलिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा नहीं है। बड़ा आसान है अगर आपको पता हो। जिब्रेलिन जो है, 1 मिनट, खांसी आ रही है, जरा मैं पानी पी लूं, 1 मिनट। जो जिब्रेलिन होती है आपकी, बस 1 मिनट मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। जो आपकी जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन जो है वो प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन है। जबकि एड्रीनलिन किससे निकला है, यहां लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। जो एड्रीनलिन है वो एड्रीनल ग्लैंड से निकला है। एड्रीनल ग्लैंड जो कहाँ पे है? आपकी किडनी के ऊपर है। कहाँ पे है? आपकी किडनी, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं ना, वृक्क के ऊपर है, ठीक है। इंसुलिन जो कि आपके पेनक्रियाज में है, ठीक है, सिक्रीट करेगा। थायरोक्सिन थायरॉइड ग्लैंड करेगी, थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पे है? गले, गर्दन में है, नेक। क्लियर है प्यारे बच्चों? सारे को एकदम पोस्टमार्टम करके बता दिया है, ठीक है। चलो 17, हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन किससे निकलता है ये बताना है। हार्मोन स्त्रावित होता है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। हार्मोन स्रावित होगा, किससे होगा? अंतःस्रावी ग्रंथियां, वही स्त्रावी, या नलिका से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन के बारे में बताना है, जल्दी से बताएं। हार्मोन सेक्रीट होगा, हाँ जी बिल्कुल। किससे होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसका एग्जाम्पल हो गया एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया, और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि बोली जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां,
18। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाएंगी? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। सलाइवरी ग्लैंड है ना, जो क्या सिक्रीट करती है? लार निकालती है। उस लार में कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज, है ना, एमाइलेज। यानी कि बताइए कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होंगी मनुष्य में? कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? बिल्कुल सही, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दे, कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होंगी? जल्दी से बता दे कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होंगी। वेरी गुड, जल्दी से रिप्लाई कर दिया जाए। हाँ जी, कितनी जोड़ी है? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, यानी कि 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है। मटर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मटर का प्रयोग सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पे किसने किया? एक्सपेरिमेंट के तौर पे मटर को किसने यूज किया था? किसने यूज किया था? पी, जिसमें 7 कैरेक्टर बताए थे, 7 कैरेक्टर बताए थे, 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर बताए गए थे। कौन है वो? हाँ, मेंडल। कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? बिल्कुल है। डार्विन एंड लेमार्क, इन दोनों का काम किसमें है? इवोल्यूशन में है। इन दोनों का काम इवोल्यूशन पे है। ठीक है। और खुराना, जिसके हरगोविंद सिंह खुराना आपको पता होगा, डीएनए, इन सब चीजों में काम किया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पे आपको इनका नाम दिख जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल करेक्ट आंसर होगा। 20वां बताएं, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? जल्दी से बता दे, बहुत तेजी से रिप्लाई कर दे कि क्या होगा। हाँ जी, आपकी क्लास आप सबको पता है कि डेली डेली आपकी मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आपकी बायो की क्लास होती है। और मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अपना टाइम टेबल पता होगा। क्यों? ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये बच्चों को क्लियर है कि मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र की अगर मैं बात करूं, गुणसूत्र की, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, जो आपको पता है कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं, यानी टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 46 होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? कितने युग्म होते हैं पूछे, जोड़े पूछे, युग्म मतलब जोड़े, तो हम हमेशा 23 रिप्लाई करेंगे। अगर यहाँ युग्म नहीं लिखा होता तो 46 भी आंसर हो सकता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नर और माता युग्मक के संलयन को क्या कहेंगे? जो ये मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, जो मेल और फीमेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है तो क्या बनेगा? मेल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, फीमेल को ऐसे दिखा सकते हैं। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना। जाइगोट किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में चेंज होगा। ये क्या होगा? फीटस। फीटस सबको पता है, बच्चे का निर्माण, यानी किस तरीके से फीटस होता है। तो यानी ये क्या कहलाता है? जब मेल और फीमेल का संलयन होगा, मिलेंगे, मेल फीमेल मिलेंगे, तो ये क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ही तो कहलाया। मेल फीमेल अगर मिलेंगे तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हो निषेचन। निषेचन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फूल में नर जनन अंग होते हैं, फ्लावर में, फ्लावर के अभी 4 पार्ट आपने जाने, आपने 4 पार्ट फ्लावर के जान लिए। आपने जाना कैरलिक्स होता है, आपने जाना कोरोला होता है, आपने जाना एंड्रूशियम होता है, और आपने जाना गाइनोशियम होता है। 4 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में भी बताया है। तो यानी कि 4 पार्ट में बोल रहा है, मेल पार्ट कौन सा है? तो मेल पार्ट तो ये है ना, आपको पता है अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये तीनों फीमेल के पार्ट है, ये तीनों फीमेल के पार्ट है, यानी ये कहलाता है स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टाइल, ये कहलाता है ओवरी, और ये तीनों किसके पार्ट है?
फीमेल के पार्ट है। एक मिनट। हाँ जी, ये तीनों किसके पार्ट है? फीमेल के पार्ट है। तो बचा एक पुंकेसर या पुमंग, ये कहलाता है पुमंग, इसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग, यानी एंड्रोशियम पार्ट है मेल का। ठीक है, एंड्रोशियम पार्ट है मेल का। चलो अगला बताओ, अंडाणु निषेचित होता है, अंडा यानी एग कहाँ निषेचित होगा? पढ़ाया है आपको, बिल्कुल आपको पढ़ा रखा है, जल्दी से बताया जाए। आपको मैंने पढ़ा रखा है, जल्दी से बताया जाए। जल्दी से बता दे, अंडाणु कहाँ निषेचित होगा? अगर मैं एग की बात कर रही हूँ तो कहाँ फर्टिलाइज होगा? एग, एग की बात की जा रही है। एग कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। आने आपने आज ही एक क्लास मैंने कराई थी, अगर आपको पता हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव की, है ना, जिसमें मैंने आपको सब बताया था कि ये योनि है, ये ग्रीवा है, बताया था ना, ये अंडवाहिनी है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलेंगे। क्यों? ठीक है, यही तो बताया था मैंने कि नहीं बताया था? ये गर्भाशय कहलाया था, है ना, ये सारी चीजें बताई थी। यहाँ पे एग कर लो, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो निषेचन होगा वो कहाँ होगा? अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होगा। अगला बताइए, चलिए, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? फीमेल रिप्रोडक्टिव का कोई एक भाग नहीं है, कोई एक इसमें ऑप्शन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। फीमेल को मादा कहते हैं और नर को कहते हैं मेल। ठीक है, फीमेल को मादा कहते हैं और नर को कहते हैं फीमेल मेल। जल्दी से बताएं, जल्दी से बता दे प्यारे बच्चों। कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? भाई अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, शुक्र वाहिका ये नहीं है, क्योंकि ये शुक्र, शुक्र कहाँ से आया? शुक्राणु से आया, और शुक्राणु क्या है? स्पर्म है, और स्पर्म फीमेल में नहीं होते, स्पर्म सिर्फ मेल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? एक पौधा है, एक प्लांट है, अभी आपने जाना है। उम्मीद करते हैं इसका आंसर तो बहुत तेजी से आना चाहिए, इसका आंसर तो बहुत तेजी से आना चाहिए, जल्दी से बताएं। ये आंसर तो बहुत तेजी से आ जाना चाहिए भाई। जल्दी से बताएं, बिल्कुल, यानी कि अगर मैं पौधों में जनन अंग की बात करूं, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं, तो वो कहाँ है? प्लांट में कहाँ है भाई? फूल के अंदर है। अभी तो फ्लावर पढ़ा था, ये देखो, अभी तो फ्लावर पढ़ा था, ये देखो, अभी रुको एक मिनट, ये फ्लावर पढ़ा था, ये इसी के अंदर तो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल भी आए फीमेल भी आए, तो फ्लावर के अंदर है। ठीक है, और बच्चों अभी आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि एग्जाम पूरा आप लोगों के लिए पूरे 75% का ऑफ लेके आया हुआ है, यानी एग्जामपुर के कोर्सेज पे 75% का ऑफ है, जो कि ऑफ इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो उम्मीद करते हैं दिवाली धमाका ऑफर है ये आप सबके लिए, यानी इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, है ना। तो जल्दी से अपने आप को एनरोल कराएं एग्जामपुर एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें बेटा,
एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आप सबके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको खरीदनी पड़े, बहुत सारी फ्री चीजें, बहुत सारी फ्री सुविधाएं भी हैं जो एप्लीकेशन पे गिवन है। ठीक है बेटा, तो जल्द से जल्द आप एप्लीकेशन पे जाइए और अपने आप को एनरोल कराइए। बहुत इंपॉर्टेंट है एनरोल कराना, एनरोलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। और जो भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी, आप एप्लीकेशन पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात आप क्या कर सकते हैं कि फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप एग्जामपुर के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना? सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। 26 प्रश्न पे चलते हैं। यानी नर युग्मक हो गए और मादा युग्मक हो गए, इसके संयोजन से क्या बनेगा? अभी जाना है तुम लोगों ने, अभी जाना है। अगर हम मेल गैमेट यानी नर युग्मक, हिंदी इंग्लिश दोनों है, और फीमेल गैमेट ये कौन हुए? फीमेल गैमेट कौन हुई? यानी कि मादा युग्मक। इन दोनों का संयोजक से क्या बनेगा? हम सबको पता है इन सब के संयोजक से जाइगोट बनता है। क्यों बच्चों? हम सबको पता है इनके संयोजक से कौन बनेगा? जाइगोट बनेगा। अभी आगे हमने पढ़ा भी है, जिसको हम युग्मनज भी बोलते हैं। ठीक है, मेल फीमेल जुड़ते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? कोई डाउट, कुछ समस्या, कुछ भी है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आपके कमेंट प्रॉपर तरीके से पढ़े जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। बेटा एक आपने चैप्टर कहीं ना कहीं अपने क्लास 10th में उत्तक पढ़ा होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यूज। ये जो उत्तक होते हैं बच्चों, ये जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू या कह लो जो उत्तक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर एनिमल में भी उत्तक पाए जाते हैं, और प्लांट में भी उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट में भी उत्तक पाए जाते हैं। तो यानी अगर मैं बात करूं जाइलम की, तो जाइलम प्लांट का पार्ट है, यानी जाइलम एक उत्तक है जो प्लांट का पार्ट है। ऐसे ही फ्लोएम एक उत्तक है। आपके प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, 110% इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो कि पानी प्रोवाइड करता है, जल प्रोवाइड करता है, फ्लोएम यानी कि फूड प्रोवाइड करेगा, खाना। ठीक है, तो ध्यान रखिए ऐसे टिश्यूज जो वाटर कंडक्टिंग होते हैं, जो पानी पहुंचाने का काम करेंगे, यानी ये जल का वाहन। ठीक है, जल का वाहन, जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होंगे, वो इसमें आएंगे, है ना? वही तो जाइलम कहलाएंगे। यानी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पानी के लिए। ठीक है, पानी के लिए, ये ध्यान रखिएगा, पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू। ये कंडक्टिव टिश्यू कहलाता है। और किसके अंदर आता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आता है। कंडक्टिव टिश्यू, और कंडक्टिव टिश्यू के अंदर आता है जाइलम, जिसको इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जाइलम। ठीक है, याद करने का तरीका बेटा बहुत आसान है। जा फॉर जल, जल मतलब पानी, तो पानी कौन कंडक्ट कराएगा पौधों में? जाइलम कराएगा। ठीक है, फ्लोएम जो हो गया, याद करने का तरीका बहुत आसान है। फ्लोएम का एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ फॉर फूड, तो खाना कौन प्रोवाइड करेगा? फ्लोएम करेगा। पानी कौन करेगा? जाइलम करेगा। खाना कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। पानी कौन करेगा? जाइलम करेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल जल्दी से, कोई दिक्कत हो चैट बॉक्स पे लिखते चलना है, पूछते चलना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 28, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कौन है भाई? कौन है बताइए? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन होगा? किसको माना जाता है? हाँ जी, ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको माना जाता है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कौन बच्चा मुझे बताएगा? जल्दी से बता दे, ताकि फिर
रिप्लाई करते रहना चाहिए, हमेशा जवाब देते रहना चाहिए, क्योंकि यही दिखाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अदरवाइज ये तो दिखाता है कि भाई तैयारी बहुत गड़बड़ चल रही है। अगर आपके रिप्लाई नहीं आते हैं तो वो ये शो करता है कि जो तैयारी है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो तैयारी अच्छी रखनी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम एग्जाम कब होगा, और मेरा कहना यह है कि एग्जाम से पहले ये तो जानो कि तुम्हारी तैयारी कितनी है। क्या तुम तैयार हो अपने एग्जाम के लिए? अगर तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तैयार हो तो भाई यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। एग्जामपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, और एप्लीकेशन पे लगातार आपकी क्लासेस हो रही है, पूरा टाइम टेबल बना हुआ है। तो आप इसके बारे में विचार करें, है ना, आप इसके बारे में विचार करें। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और आज जैसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि अभी ऑफ चल रहा है 75% ऑफ दिवाली का, है ना, जो कि अभी खत्म हो जाएगा 2 दिन में। तो फिर क्या करोगे? फिर पछताओगे कि अरे काश ले लिया होता 75% ऑफ पे। इससे अच्छा एक ही बार में लेके खत्म करो और पेपर की तैयारी करो, है ना। तो बेटा किसको बोला जाएगा एनर्जी करेंसी? एटीपी। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हिंदी में कहेंगे एडिनोसिन, जो इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, एटीपी हमारी क्या है? एनर्जी करेंसी है। ठीक है, ये सेल जब आप पढ़ेंगे, या पढ़ा है आपने सेल, तो मुझसे तो सेल पढ़ा है एप्लीकेशन वाले बच्चों, तो एटीपी आप वहां सुने हैं। ठीक है, अगला, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की। किडनी की गिने चुने प्रश्न आपके लिए हैं। अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत चिंटू क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। ठीक है, बात को समझिएगा। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि यार हमें तो बस, क्या बोलते हैं, एक सेकंड में बताती हूँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे यार हमें तो बस थोड़ा सा पढ़ना है बायो, तो हम इतना डीप जाके क्यों पढ़े? अरे भैया डीप तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, डीप पढ़ाएंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी वही चीजें बताई जा रही है जो आपके लिए यूजफुल है, समझ रहे हैं? सारी चीजें वही बताई जा रही है जो आपके लिए यूजफुल है। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, और जैसे जैसे तैयारी कराई जा रही है तैयारी करते रहे, ताकि एग्जाम से पहले आपको यही सारी प्रैक्टिस सेशन उठा के देखने हैं। ठीक है, यही सारे प्रैक्टिस सेशन उठा के देखने हैं। बताएं, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दें, क्या बोलेंगे? क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन। वेरी गुड। यानी नेफ्रॉन जो होता है वो पार्ट होता है किडनी का, नेफ्रॉन पार्ट है किडनी का। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूरॉन की, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। न्यूरॉन पार्ट है तुम्हारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, दोनों में अंतर है। एक सिस्टम तुम्हारा, ये सिस्टम किससे रिलेटेड है? एक्सक्रीटरी से, है ना, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उत्सर्जन तंत्र। और न्यूरॉन किससे है? आपके किससे? तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, तो कभी कभी नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि मैम नेफ्रॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन नर्व्स से, ठीक है, न्यूरॉन नर्व्स से जो आपकी मेनली क्या है, नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है। नेफ्रॉन क्या है? वो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई, किडनी, जिसको हम वृक्क बोलते हैं, जो कि हमारा फिल्ट्रेशन में काम करता है, किडनी, है ना। यूरिन फिल्ट्रेट कर, मूत्र को क्या करेगा? छानने में, है ना, फिल्ट्रेट करने में काम करेगा। और यहाँ न्यूरॉन क्या करेंगे? ब्रेन पे काम करेंगे, यानी नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे। ठीक है बेटा, आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, जो आपका ब्रेन है वो ब्रेन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, या सभी? जल्दी से बता दें, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यह आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम आपसे फिर से कल मिलेंगे। अभी अभी मैं आपको टाइम टेबल आपका बता दूंगी, है ना, टाइम टेबल अभी आपको बता दूंगी ताकि आपको आगे क्लास में दिक्कत ना हो। हाँ जी, तो अभी मैं आपको टाइम टेबल बताई दे रही हूँ, दिक्कत नहीं होगी। वैसे मस्तिष्क जो होगा वो किसके लिए होगा? सारी चीजों के लिए उत्तरदायी होगा। क्यों बच्चों? वो तो सारी चीजों के लिए उत्तरदायी होगा, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, यानी सारी, सभी के लिए उत्तरदायी है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों?
क्लियर है? तो यानी कि अब आपका सेशन होता है ओवर, ठीक है, सेशन होता है ओवर। और आप अपना टाइम टेबल जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं आपकी क्लास मंडे और ट्यूसडे चलती है कितने बजे? 12 से 1 चलती है बायो की क्लास। तो इस क्लास को मिस ना किया करिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर दिलाएगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आपको नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन क्लास में आने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर आप क्लास में आएंगे नहीं तो नंबर मिलेंगे कहाँ से? ठीक है। दूसरी चीज, आप सबको पता है दिवाली ऑफर आया हुआ है। दिवाली ऑफर आया हुआ है, 75% ऑफ का ऑफर आया हुआ है। दिवाली 75 कोड अप्लाई करना है, दिवाली 75 कोड अप्लाई करना है, और आपको एग्जामपुर के सारे कोर्सेज पे 75% का ऑफ मिलेगा। ठीक है। तो ये आपके लिए एक दिवाली धमाका है, जो उम्मीद करते हैं कि ये ऑफर आपके लिए आपके आने वाली परीक्षा को पास कराने में बहुत काम आएगा। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप ये इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कोर्स ले चुका हूं, और बहुत से ऐसे आपके दोस्त हैं, आपके परिवार में हैं, या आपके भाई बहन हैं जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामपुर के सारे कोर्सेज पे 75% ऑफ आया है दिवाली के उपलक्ष्य में। तो सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि शुरुआत में ही मैंने आपको दे दी थी क्लास में, स्टार्टिंग में ही। इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए और खुशियां बांटिए, पढ़ाई करते रहिए। त्योहार का मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी है, पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल आपसे क्लास में 12 बजे। ठीक है, तो क्लास को लेने जरूर आइएगा, क्योंकि क्लासेस आपके लिए सारी लगाई जाती हैं। आशा करते हैं कि कल फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, और आप सबको मेरी क्लास पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, कुछ और नए बेहतरीन प्रश्नों के साथ आएंगे। और उम्मीद करते हैं आज ये बेहतरीन प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत छाट छाट के लेके आए थे, बढ़िया बढ़िया लेके आए थे। डरा मत करिए कि प्रश्नों का लेवल क्या है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना। बहुत ज्यादा लो लेवल का भी नहीं पढ़ेंगे, पता चला बेसिक पे ही रह गए, कुछ तो जान लो उसके बारे में, है ना। तो आसान रहेगा पढ़ना। चलो, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।